Hello students, I am Anshu Mishra, I am your teacher। अब मैं आपके साथ एक दूसरा नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक तो वही है जो अभी चल रहा था 1857 का रिवॉल्ट, उसके आगे कंटिन्यू करने के लिए आई हूँ। आफ्टर द रिवॉल्ट के बाद क्या उसका इम्पैक्ट रहा और उसके फेलियर, मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में बताया था कि वो रिवॉल्ट फेल हो गया था, उसके फेल होने के क्या रीजंस थे वो मैं आपको बताऊँगी। The British suppressed the first war of independence. Many factors were responsible for the failure of the revolt. उसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट जो है फेल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं फैला था। एज़ वी नो, ये नॉर्दर्न पार्ट में ही फैला था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। And second point is Indian soldiers did not have sufficient money and good weapons. जो भारतीय सोल्जर्स थे उनके पास बहुत सारा पैसा भी नहीं था और ऑब्वियसली किसी भी युद्ध को जीतने के लिए अच्छे हथियार चाहिए, वो भी उनके पास नहीं थे, जो सेकंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहा 1857 रिवॉल्ट के फेल होने के। तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, द रिवॉल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। On the other hand, the British soldiers were well equipped with modern weapons and were very well organized. किसी भी रिवॉल्ट को सक्सेस होने के लिए ज़रूरी था कि उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए, सारे लीडर्स में एक यूनिटी हो, एक ही पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाई जाए, जो कि इंडियंस में नहीं थी। कोई इंडियंस जो लीडर्स थे उनके अलग थॉट्स थे, अलग स्ट्रेटजी थी, दूसरे लीडर्स की अलग स्ट्रेटजीज थी। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वेल एक्यूप्ड थे, उनके पास एक से एक हथियार थे और वेल प्लान थे, स्ट्रेटजी भी उनकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने 1857 रिवॉल्ट को पूरी तरह से सप्रेस दबा दिया था, जो कि इंडियन इतिहास में कह सकते हैं कि अच्छा नहीं रहा। आफ्टर द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड, मैनी इंडियंस वर आइदर किल्ड और पुट इनटू प्रिजन। The rule of the East India Company ended in 1858. The administration of India was taken over by the government of England. ये कह सकते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के इम्पैक्ट क्या पड़े, तो हाँ, इसे पूरी तरह से दबा दिया गया। बहुत सारे सोल्जर्स को जो है हमारे इंडियंस मारे गए और कईयों को जेल में डाल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो भी 1858 में ख़त्म हो चुका था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। अब डायरेक्ट जो EIC कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो ख़त्म हो चुकी थी, उसका भारत का शासन किसके कब्ज़े में चला गया था? इंग्लैंड के कब्ज़े में। रानी विक्टोरिया ने उसको हैंड ओवर कर लिया था। हाउएवर द इंडियन प्रिंसेस वर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज। भारतीय राजा जो थे उनको अपने अपने क्षेत्रों में जो है अधिकार था कि वो वहाँ पर अपना रूल कर सकें। उसके बाद जो इंडियन पॉलिसी थी, इंडियन पॉलिटिक्स था, वो किस तरह से आगे बढ़ा। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स आए हमारे इंडिया में, क्योंकि उस टाइम हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कई चीज़ें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अच्छी चीज़ें भी हमारे भारतीयों को देन थी जो उस टाइम हमारे इंडियंस को अच्छी नहीं लग रही थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहली फर्स्ट अगर हम देन बोलें ब्रिटिशर्स की इंडियन के लिए, वो ये थी कि ब्रिटिश ने हमारे को मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड किया। एक्चुअल देखा जाए, ब्रिटिशर्स ने जो मॉडर्न एजुकेशन यानी इंग्लिश एजुकेशन जो इंडियंस को प्रोवाइड की थी, वो अपने बेनिफिट के लिए ही की थी, हम लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं थी, लेकिन एट द एंड वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हुई। अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस उसे पढ़ेगी, तो उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो उन लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि इंडियन भी उनके तौर तरीके, उनके कल्चर को फॉलो करेंगे और उनके गुलाम बन जाएंगे। हो सकता है इंडियंस ये भी अपने मोटिव को पूरा करना चाहते कि वो क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो जाएंगे अगर वो इंग्लिश एजुकेशन को लेते, ग्रहण करते। ज़बरदस्ती वो इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन को अपने एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए स्प्रेड कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को फोर्स कर रहे थे कि वो इंडियन जो है वो अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करें, जो कि इंडियंस को बर्दाश्त नहीं था। ग्रेजुअली एजुकेटेड इंडियंस इंट्रोड्यूस मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। कई तरह के लेकिन कुछ इंडियंस जिन्होंने ये एजुकेशन ली, उनके थॉट्स में चेंज आया। वो एजुकेटेड इंडियंस जो है कई तरह के सामाजिक और धार्मिक सुधारों से इंट्रोड्यूस हुए।
रिफॉर्मर्स कई तरह के भारत में आए। रिफॉर्मर्स जैसे राजा राममोहन राय ले लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में, भारत में फैली हुई कई तरह की बुराइयों को एबॉलिश करने का काम किया, ख़त्म करने का काम किया। दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सोशल प्रैक्टिसेस सच एज सती प्रथा, किलिंग फीमेल बेबीज, चाइल्ड मैरिजेस एंड द कास्ट सिस्टम। सती प्रथा कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। सती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कि हमारे इंडियन समाज में एक बुराई थी, अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को भी साथ में उसकी शव के साथ जला दिया जाता था। दैट इज़ कॉल्ड सती सिस्टम, जो कि बहुत बड़ी बुराई थी समाज में। लड़कियों को चार दीवारी में रखा जाता था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का कोई राइट नहीं था। उनको कहा जाता था कि आप घर पे ही रहें और घर का काम संभालें, जो कि एक बहुत बड़ी बुराई थी। क्योंकि किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी और औरत दोनों साथ मिल कर के चलें, समाज को विकास के रास्ते पर ले जाएं। लेकिन अफसोस उस समय यह प्रथा एक बुराई मानी जाती थी, तो उन्होंने स्ट्रांगली इस प्रथा का विरोध किया, इसे एबॉलिश किया। दे ऑल्सो एनकरेज विडो रीमैरिजेज एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो राइज ऑफ नेशनलिज्म आया। एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज दैट द British wanted to keep India poor and backward. This realization united the Indians. Slowly the feeling of unity or nationalism grew stronger. सारे भारतीय ये बात मान चुके थे कि ब्रिटिशर्स उनके कोई समर्थक नहीं हैं, बल्कि वो उनको गरीब रखना चाहते हैं, उन पर शासन करना चाहते हैं। अब भारत में जितने भी सभी वर्ग के लोग थे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, वो एक ही प्लेटफॉर्म में आए। सब लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना फैली। The growing feeling of nationalism resulted in the formation of the Indian National Congress in 1885. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय एन A.O. ह्यूम। कौन थे A.O. ह्यूम? A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर थे। उन्होंने हेल्प किया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में। इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड एट बॉम्बे। ये बॉम्बे में पहला सेशन हुआ। इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत से कम 72 डेलीगेट्स आए और इसमें उन्होंने अटेंड किया। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वॉज वुमेन चंद्र बनर्जी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आता है। हो सकता है 1 मार्क्स में आए, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी पूरा आए, इसका एक्सप्लेनेशन में। तो आपको पता होना चाहिए A.O. ह्यूम ने 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था और 72 डेलीगेट्स ने इसे अटेंड किया था। इसके प्रेसिडेंट जो है, इस सेशन के प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बनर्जी रहीं। देयर आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज़। फिर हर साल इसका कांग्रेस मीटिंग रखती थी अलग अलग शहरों में। इट स्लोली बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला गया। इट अवेकेंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस। सारे भारतीयों में एकता की भावना लाए और एट द सेम टाइम इट रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। और टाइम टू टाइम इन्होंने कई तरह के रिफॉर्म्स एक्ट भी पास किए, जिससे कि समाज में कई तरह की बुराइयाँ उसे ख़त्म किया जा सके और समाज में सुधार लाया जा सके। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द कांग्रेस वरिड द ब्रिटिश। अब अंग्रेज इससे घबरा गए। इसकी पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि अंग्रेज इससे घबराने लगे। अब अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की कि इसे भी सप्रेस्ड कर दे, इसे भी दबा दिया जाए। टू सप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द गवर्नमेंट पास मैनी स्ट्रिक्ट लॉज। दे ऑल्सो यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू प्रिवेंट द हिंदूज एंड मुस्लिम फ्रॉम यूनाइटिंग। जैसे उन्होंने 1857 का रिवॉल्ट को सप्रेस किया था, ऐसे ही उन्होंने कोशिश की कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी के द्वारा जो फैल रही है नेशनलिटी की फीलिंग्स, राष्ट्रीयता की भावना, उसे ख़त्म किया जाए। अब उसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने कई तरह के स्ट्रिक्ट लॉज भी पास किए, रूल्स भी लाए। कौन कौन से लॉज लाए, रूल्स लाए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही समझाया मैंने आपको। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री याद करने में बहुत दिक्कत होती है। मानती हूँ हिस्ट्री लंबी है, याद करने में प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन हिस्ट्री मेन पार्ट है आपके एजुकेशन का। आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं और आपको
ऑब्वियसली इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो पता होना ही चाहिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ऑल ओवर कंट्रीज़ की कोई भी हिस्ट्री हो, लेकिन इंडियन तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी इंडिया की जो भी हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट को उससे लिंक करके जोड़िए, समझिए कि एक घटना के बाद कौन सी घटना हुई। अगर आप लिंक करके ईयर टू ईयर रिमेंबर करके चलेंगे, उसे समझेंगे, तो आपको समझने में भी आसानी आएगी, इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और लॉन्ग टाइम आपको याद भी रहेगा। सिर्फ याद करके एग्ज़ाम क्लियर करके फिर उसे भूल जाइए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसे याद रखिए, उसके नोट्स बनाइए और लॉन्ग टाइम याद रखिए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप उसे यूज़ कर सकें उस मेमोरी को, और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जितने भी मैंने सजेशन दिए हैं प्लीज़ उसे फॉलो करिए, याद रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।